मेरा नाम राधा है। मैं 12 साल की हूँ और मेरी जिंदगी एक रंगीन सपने की तरह थी। हमारा छोटा सा गांव जो हरे भरे खेतों, फूलों की क्यारियों और नीले आसमान से घिरा था, मेरे लिए किसी जादुई दुनिया से कम नहीं था। गांव के बीच से बहती छोटी सी नदी, जिसके किनारे मैं अपनी सहेलियों के साथ घंटों खेला करती थी, मेरी सबसे प्यारी जगह थी। मैं अपने स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। मेरा स्कूल गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के पास था, जिसके नीचे हम बच्चे दोपहर में बैठकर अपनी किताबें पढ़ते और कहानियों सुनाते। हर सुबह मैं अपनी सहेलियों मीना और सरिता के साथ स्कूल जाती। हम रास्ते में हंसते खेलते खेतों के बीच से गुजरते, कभी फूल तोड़ते तो कभी एक दूसरे को अपनी छोटी छोटी बातें बताते। मीना को गाना बहुत पसंद था और वो रास्ते में कोई न कोई गीत गुनगुनाती। सरिता को कहानियों सुनाने का शौक था और वो हमें अपनी बनाई हुई कहानियां सुनाती। मैं उनकी बातें सुनकर हंसती और अपनी स्कूल की बातें उन्हें बताती। स्कूल में मैं बहुत अच्छी थी। मेरी मैडम शांति माँ ENM हमेशा मेरी तारीफ करती। वो कहती, राधा तू बहुत होशियार है, तू पढ़ लिख कर एक दिन कुछ बड़ा करेगी। उनकी बात सुनकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। मैं मन ही मन सोचती कि मैं डॉक्टर बनूंगी और अपने गांव के हर बीमार इंसान का इलाज करूंगी। मेरे घर में मेरे माँ बाप, मेरी बड़ी बहन रानी और मैं थी रानी दीदी, मुझसे 10 साल बड़ी थी। वो मेरे लिए सिर्फ बहन नहीं बल्कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। दीदी बहुत सुंदर थी, लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी चमकीली आंखें और हमेशा हंसता हुआ चेहरा। उनकी हंसी ऐसी थी कि कोई भी उदास इंसान उसे देखकर मुस्कुरा उठे। दीदी की शादी 2 साल पहले गांव के ही एक लड़के राजेश से हुई थी। राजेश जीजा बहुत हट्टे कट्टे थे। उनका कद 6 फीट से ज्यादा था और उनकी आवाज इतनी भारी थी कि लोग उनसे थोड़ा डरते थे। उनके कंधे चौड़े थे और उनका चेहरा हमेशा गंभीर रहता था। दीदी हमेशा कहती, राधा राजेश बहुत अच्छे हैं, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं दीदी की बात मान लेती, लेकिन सच कहूं तो मुझे जीजा से थोड़ा डर लगता था। वो जब भी घर आते मैं उनके सामने कम बोलती। उनकी बड़ी बड़ी आंखें और भारी आवाज मुझे डराती थीं। मैं सोचती, दीदी इतनी नाजुक और प्यारी हैं और जीजा इतने सख्त और डरावने, ये दोनों एक दूसरे से इतना प्यार कैसे करते हैं। दीदी और जीजा का घर हमारे घर से कुछ ही दूरी पर था। दीदी अक्सर मुझे अपने घर बुलाती। वो मुझे अपनी बनाई खीर खिलाती, मेरे लिए नए नए कपड़े सिलती और मेरे साथ ढेर सारी बातें करती। वो मुझे अपनी शादी की कहानियां सुनाती और मैं उनकी बातें सुनकर हंस पड़ती। दीदी कहती, राधा, जब तेरी शादी होगी मैं तुझे इतना सजाऊंगी कि तू किसी राजकुमारी से कम नहीं लगेंगी। मैं शर्माकर कहती, दीदी, अभी मेरी शादी की बात मत करो, मैं तो अभी बच्ची हूं। दीदी हंसकर मुझे गले लगा लेती। मैं स्कूल से लौटकर अपनी सारी बातें दीदी को बताती। वो मेरी बातें ध्यान से सुनती और कहती, राधा, तू मेरी छोटी गुड़िया है, तुझे हमेशा खुश रहना है। मैं दीदी को देखकर सोचती कि मैं भी उनकी तरह सुंदर और प्यारी बनूंगी। मेरे माँ बाप भी मुझे बहुत प्यार करते थे। माँ मुझे हर सुबह स्कूल के लिए तैयार करती। वो मेरे बालों में छोटी गूंथती, मेरे लिए गर्मा गर्म परांठे बनाती और मेरे स्कूल बैग में टिफ़िन रखती। बापू मुझे अपनी साइकिल पर स्कूल छोड़ने जाते। रास्ते में वो मुझे गांव की पुरानी कहानियां सुना दे। वो कहते, राधा, तू पढ़ लिख कर बड़ा नाम करेगी, हमारा गांव तुझ पर गर्व करेगा। मैं उनकी बात सुनकर मुस्कुराती और मन ही मन सोचती कि मैं अपने माँ बाप का नाम ज़रूर रोशन करूंगी। मेरी जिंदगी हंसी खुशी से भरी थी। मुझे नहीं पता था कि ये खुशियां जल्द ही एक बुरे सपने में बदलने वाली थीं। पिछले महीने की बात है। एक दिन दीदी हमारे घर आईं। उनका चेहरा खुशी से चमक रहा था। उन्होंने माँ को गले लगाया और धीमी आवाज में कुछ कहा। माँ की आंखें खुशी से भर आईं। उन्होंने दीदी को फिर से गले लगाया और कहा, बेटी, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं उत्सुक होकर पास गई और पूछा, माँ, क्या हुआ दीदी, तुम इतनी खुश क्यों हो?
दीदी ने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे माथे पर चूम कर कहा, राधा, मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं उछल पड़ी। मैंने कहा, सच दीदी, मैं मौसी बनने वाली हूँ। दीदी ने हंसकर मेरे गाल खींचे और कहा, हाँ मेरी प्यारी गुड़िया, तू अब मौसी बनेगी। माँ और बापू भी बहुत खुश थे। बापू ने गांव में मिठाइयाँ बंटवाईं और सबको बताया कि उनकी बड़ी बेटी माँ बनने वाली है। मैं इतनी उत्साहित थी कि मैंने अपनी सहेलियों को भी ये खबर सुना दी। मीना ने कहा, राधा तू कितनी लकी है, तू मौसी बनेगी। सरिता ने कहा, हम बच्चे के लिए छोटा सा झूला बनाएंगे। मैं हंसकर कहती, हाँ, और मैं उसे अपनी सारी कहानियां सुनाऊंगी। गांव में सब लोग दीदी की इस खुशखबरी से उत्साहित थे। पड़ोस की आंटियां दीदी के लिए नए नए कपड़े और बच्चे के लिए छोटे छोटे खिलौने लाती। माँ हर दिन दीदी के घर जाती और उनका ख्याल रखती। दीदी का पेट धीरे धीरे बढ़ रहा था और वो और भी सुंदर लगने लगी थी। मैं हर दिन स्कूल से लौटकर दीदी के पास जाती और उनके साथ समय बिताती। वो मुझे अपने बच्चे के बारे में बताती। वो कहती, राधा, जब मेरा बच्चा आएगा तू उसे अपनी कहानियां सुनाएगी और उसे स्कूल ले जाया करेगी। मैं हंसकर कहती, हाँ दीदी, मैं उसे अपनी साइकिल पर स्कूल ले जाऊंगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकेंगी। धीरे धीरे दीदी की सेहत कमजोर होने लगी। उनका चेहरा पीला पड़ने लगा और वो थकान की शिकायत करने लगी। माँ चिंतित होकर कहती, रानी, तुझे ज्यादा आराम करना चाहिए। लेकिन दीदी हमेशा हंसकर कहती, माँ, मैं ठीक हूं, तुम चिंता मत करो। मैं दीदी की हंसी देखकर निश्चिंत हो जाती, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मुझे लगता था कि कुछ ठीक नहीं है। मैं हर रात भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरी दीदी को और उनके बच्चे को सलामत रखना। एक रात अचानक हमारे घर में हलचल मच गई। मैं गहरी नींद में थी। जब माँ का रोना सुनाई दिया, मैं नींद से जागी और बाहर भागी। माँ आंगन में बैठी फूट फूट कर रो रही थी। बापू का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उनके हाथ कांप रहे थे। मैंने डरते हुए पूछा, माँ क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? माँ ने मुझे गले लगाया और रोते हुए कहा, राधा, तेरी दीदी हमें छोड़कर चली गई। मेरे कानों में जैसे बिजली गिरी। मैंने कहा, माँ ये क्या कह रही हो दीदी? तो ठीक थी, वो मुझसे मिलने आएंगी ना। लेकिन माँ बस रोती रही। बापू ने मुझे पास बुलाया और धीमी आवाज में बताया कि रात को दीदी को प्रसव पीड़ा शुरू हुई थी। जीजा उन्हें गांव के छोटे से अस्पताल ले गए थे, लेकिन वहां कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था और न ही कोई बड़ा उपकरण। दीदी ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से उनकी जान नहीं बच सकी। बच्चा भी नहीं बचा। मैं सन्न रह गई। मेरी दीदी, मेरी सबसे प्यारी दोस्त, अब इस दुनिया में नहीं थी। मैंने माँ से कहा, माँ ये झूठ है ना दीदी, मुझसे मिलने आएंगी ना? लेकिन माँ ने मुझे और जोर से गले लगाया। मैं रोने लगी। मेरा दिल टूट चुका था। मैं बार बार दीदी की हंसी, उनकी बातें और उनकी याद करती। मैं सोचती, दीदी ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे अपने बच्चे से मिलवाएंगी, फिर वो मुझे छोड़कर कैसे चली गई? मैंने माँ से पूछा, माँ दीदी हमें छोड़कर कहाँ चली गई? माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस रोती रही। गांव में मातम छा गया। दीदी को हर कोई चाहता था। उनके जाने की खबर सुनकर लोग उनके घर आने लगे। जीजा का चेहरा पत्थर की तरह हो गया था। वो चुपचाप एक कोने में बैठे थे। उनकी आंखें सूखी थीं, लेकिन उनका चेहरा बता रहा था कि वो अंदर से टूट चुके थे। मैं उन्हें देखकर डर रही थी। उनकी भारी आवाज और हट्टा कट्टा शरीर मुझे पहले से डराता था, और अब उनकी चुप्पी मुझे और डराने लगी थी। मैं उनके पास नहीं गई। मैं बस अपनी माँ के पास बैठी रोती रही। मैं रात रात भर रोती। मैं दीदी की तस्वीर को सीने से लगाकर सोती। मैं उनसे बातें करती, जैसे वो अभी भी मेरे पास हो। मैं कहती, दीदी तुम मुझसे मिलने आओ ना, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। लेकिन दीदी का जवाब कभी नहीं आया। मेरा दिल एक गहरे दुख में डूब गया। मैं स्कूल जाना छोड़ दिया।
मेरी सहेलियां मुझे बुलवाने आती, मैं बस अपने कमरे में बंद रहती, उनसे और मिलना मुझे नहीं अब कुछ चाहती। गलत तो नहीं अगर है दीदी ना। होती, माँ ने तो मेरे मुझे बाहर बाहर जाकर जाकर सब अपनी कहा दीदी के के साथ साथ राधा तू जाएगी। चिंता तू मेरी मत कर, बहादुर गुड़िया सभी है। की रोना रोना छोड़ छोड़ घर में लेकिन आवाज उनकी आना आंखों में अब एक मुझे अजीब माँ सी मुझे उदासी देखकर चुप चुप रहती हो जाती मैं और अपने डराने कामों में लगा और मेरा कि वो दिल दीदी हर क्या पल बात बाप कर रहा भी था। पहले जैसे मैंने माँ मुझे से नहीं मैं पता हर था दिन कि दीदी मेरा की माँ तस्वीर अभी देखती तुम और और वाला बापू था। क्या बात मैं करते सोचती होंगे। कि एक शाम शाम माँ ने कुछ मुझे हफ्ते अपने बाद पास बुलाया। उनका चेहरा गंभीर था, बापू भी पास में बैठे थे। मैंने डरते हुए कहा, माँ क्या हुआ, तुम इतनी गंभीर क्यों हो? माँ ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, राधा बेटी, हमें तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने कहा, सब ठीक है हाँ ना? माँ, बोलो। माँ ने एक गहरी सांस ली और कहा, राधा, तेरी दीदी हमें छोड़कर चली गई, लेकिन उसका घर अभी भी हमारा है। राजेश अब अकेला है, हमें उसका भी ख्याल रखना है। मैंने कुछ समझे बिना कहा, हाँ माँ, लेकिन इसका बापू ने मुझसे क्या बात को मतलब? आगे बढ़ाया। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, राधा, हमने फैसला किया है कि तेरी शादी राजेश से होगी। वो हमारा दामाद है और उसे अब एक नई जिंदगी की जरूरत है। तू उसका घर संभालेगी। मेरे कानों में जैसे कोई तेज आवाज गूंजी। मैंने हैरानी से कहा, ये माँ क्या कह बापू, रहे हो? मैं तो अभी बच्ची हूँ, मैं सिर्फ 12 साल की हूँ। और जीजा, वो तो दीदी के पति हैं, मैं उनकी शादी कैसे कर सकती हूँ? माँ ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, राधा, हम जानते हैं कि तू छोटी है, लेकिन गांव की परंपरा है। राजेश का घर खाली नहीं रहना चाहिए। तू उसकी बीवी बनकर उसका घर संभाल लेगी। मैं रोने लगी। मैंने कहा, माँ मैं नहीं कर सकती, मुझे जीजा से डर लगता है। वो इतने बड़े हैं और मैं इतनी छोटी। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन माँ और बापू ने मेरी एक ना सुनी। बापू ने गुस्से से कहा, राधा, ये फैसला हमने कर लिया है। गांव में सब यही चाहते हैं, तुझे मानना होगा। अगर तू नहीं मानेगी तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं अपने कमरे में भाग गई और फूट फूट कर रोने लगी। मेरा दिल टूट चुका था। पहले दीदी की मौत ने मुझे तोड़ा और अब माँ बाप का ये फैसला मुझे पूरी तरह कुचल रहा था। मैं 12 साल की थी, एक नाजुक सी लड़की जिसका सपना था कि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बने। लेकिन अब मेरी शादी मेरी बहन के पति से होने वाली थी। मैंने दीदी की तस्वीर को गले लगाया और कहा, जिससे मुझे डर लगता था, तुम मुझे बचाओ, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। माँ बाप ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। गांव के लोग इस फैसले से खुश थे। वो कहते, रानी का घर खाली नहीं रहेगा, राधा अब राजेश की बीवी बनेगी। लेकिन मेरे दिल में डर और दुख का तूफान चल रहा था। मैं हर रात रोती और भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, मुझे इस शादी से बचाव। लेकिन मेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रहती। मैं एक ऐसी राह पर थी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था और मैं अपनी हंसी को खो रही थी। अपने सपनों, मेरा बचपन मुझसे छीन रहा था और मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। उस दिन के बाद मैं अपने कमरे में बंद रहने लगी। मैं दीदी की तस्वीर को सीने से लगाकर रोती। मैं उनसे कहती, दीदी, तुम मुझे बचाओ, मैं ये शादी नहीं करना चाहती, मैं तो अभी बच्ची हूँ। लेकिन दीदी का जवाब कभी नहीं आया। मेरा दिल डर और दुख से भरा था। मैं हर रात सोचती कि मैं सिर्फ 12 साल की हूँ, मेरे पीरियड भी अभी ठीक से शुरू नहीं हुए थे। मैं शादी जैसी बड़ी बात कैसे कर सकती थी? मुझे तो ये भी नहीं पता था कि शादी का मतलब क्या होता है। मैं बस इतना जानती थी, मुझे बहुत डर लगता है। वो 25 साल के हैं, हट्टे कट्टे, लंबे चौड़े, और उनकी भारी आवाज मेरे दिल में खौफ पैदा करती थी। उनकी बड़ी बड़ी आंखें, सख्त चेहरा और भारी कद मुझे डराते थे। मैं उनकी नज़रों से नज़रें नहीं मिला पाती थी। फिर मैं उनकी बीवी कैसे बन सकती थी? मैंने कई बार माँ बाप से बात करने की कोशिश की। मैंने सोचा शायद वो मेरी मासूमियत और डर को समझेंगे। एक दिन मैंने हिम्मत जुटाकर माँ के पास जाकर फिर से अपनी बात रखी। मैं रोते हुए बोली, माँ प्लीज़, मुझे यह शादी नहीं करनी, मेरे पीरियड भी अभी ठीक से शुरू नहीं हुए हैं। मैं ये सब कैसे करूंगी? माँ, मैं तो बस 12 साल की हूँ, प्लीज़ मेरी बात समझो। मैं जीजा से बहुत डरती हूँ, वो इतने बड़े और डरावने हैं। माँ का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने मुझे डांटते हुए कहा, राधा, अब ये बातें बंद कर, तू समझती क्यों नहीं? ये गांव की परंपरा है। राजेश हमारा दामाद है और उसका घर खाली नहीं रह सकता।
तू उसकी बीवी बनकर उसका घर संभालेगी। अगर तू नहीं मानेगी तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। गांव के लोग हमें ताने मारेंगे। मैंने माँ की आंखों में देखा, लेकिन वहां मुझे कोई प्यार नहीं दिखा। उनकी आंखों में सिर्फ गांव की इज्जत की चिंता थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, माँ, लेकिन मुझे डर लगता है। जीजा इतने बड़े हैं और मैं इतनी छोटी, मैं उनके साथ कैसे रहूंगी? माँ, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। माँ ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और ठंडी आवाज में कहा, राधा, तुझे जो करना है वो तुझे करना होगा। ये फैसला तेरा बापू और मैंने कर लिया है। अब और बहस मत कर। तू अपनी मर्जी से माने या ना माने, ये शादी होकर रहेंगी। माँ की बातें सुनकर मेरा दिल और टूट गया। मैं समझ गई कि मेरी पुकार कोई नहीं सुनेगा। माँ बाप को मेरे दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं अपने कमरे में भाग गई और दीदी की तस्वीर को गले लगाकर रोने लगी। मैंने कहा, दीदी, तुम होती तो मुझे इस आग में नहीं धकेलने देती। तुम मुझे बचाओ। मैं रात रात भर जागती और रोती। मैं सोचती कि क्या मैं भाग जाऊं, लेकिन मैं 112 साल की बच्ची थी। मेरे पास न पैसे थे न कोई ठिकाना। मैं गांव से बाहर कभी अकेली नहीं गई थी। मैं डरती थी कि अगर मैं भागी तो गांव के लोग मेरे माँ बाप को ताने मारेंगे। मैं नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे कारण उनकी इज्जत को ठेस पहुंचे। मैं हर पल जीजा के बारे में सोचती और मेरा डर बढ़ता जाता। उनकी भारी आवाज, उनका हट्टा कट्टा शरीर और उनकी सख्त आंखें मेरे मन में खौफ पैदा करती थीं। मैं सोचती, मैं इतनी छोटी और नाजुक हूं, मैं उनके साथ मेरे मन में सवालों का जंगल था, लेकिन जवाब कहीं नहीं था। मेरे गांव में एक पुरानी परंपरा थी जो सदियों से चली आ रही थी। अगर कोई बड़ी बहन बच्चे को जन्म देते समय या किसी और कारण से मर जाती थी तो उसके पति की शादी उसकी छोटी बहन से कर दी जाती थी। गांव के लोग इसे इज्जत और परिवार की मर्यादा का सवाल मानते थे। उनका मानना था कि दामाद का घर खाली नहीं रहना चाहिए और परिवार की छोटी बेटी को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मेरे माँ बाप भी इसी परंपरा के गुलाम थे। वो बार बार कहते, ये परंपरा हमारे पूर्वजों ने बनाई है। अगर हम इसे नहीं निभाएंगे तो गांव के लोग हमें क्या कहेंगे? हमारा सिर शर्म से झुक जाएगा। मैं उनकी बातें सुनती और सोचती, ये परंपरा मेरे लिए क्यों इतनी क्रूर है? मैं तो अभी बच्ची हूँ। मेरी जिंदगी को इस परंपरा की मेरी आवाज इस परंपरा के सामने बेकार थी। गांव के बूढ़े बुजुर्ग, पड़ोसी और यहाँ तक कि मेरे अपने माँ बाप भी इस परंपरा को मानने के लिए तैयार थे। मेरे दर्द, मेरे डर और मेरी मासूमियत को कोई नहीं देख रहा था। मैं इस परंपरा के बोझ तले दब रही थी, छीन रहा था। माँ बाप ने मेरी बातों को अनसुना कर दिया और शादी की तैयारियां शुरू कर दीं। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई कि राधा की शादी राजेश से होने वाली है। लोग इस फैसले से खुश थे। पड़ोस की आंटियां हमारे घर आने लगीं। वो माँ से कहतीं, ये बहुत अच्छा फैसला है। रानी का घर खाली नहीं रहेगा। राधा अब राजेश की बीवी बनकर उसका घर संभालेगी। मैं उनकी बातें सुनती और चुपके से रोने लगती। मुझे समझ नहीं आता था कि लोग मेरे दर्द को क्यों नहीं देख पा रहे थे। क्या उन्हें नहीं दिखता था कि मैं अभी बच्ची हूं? उन्हें मेरा डर नहीं दिखता था? लेकिन गांव के लोग इस शादी को एक उत्सव की तरह देख रहे थे। उनके लिए ये परंपरा का पालन था, लेकिन मेरे लिए ये मेरे सपनों का अंत था। माँ ने मेरे लिए नए कपड़े बनवाए। उन्होंने एक लाल जोड़ा सिलवाया जो शादी के लिए था। राधा, देख, मुझे कपड़े कितना सुंदर जोड़ा है, तू इसमें दुल्हन की तरह लगेंगी। मैं चुपचाप सिर हिलाती, लेकिन मेरी आंखें आंसुओं से भरी होतीं। मैं सोचती, मैं दुल्हन नहीं, एक डरी हुई बच्ची हूँ। माँ ने मेरे लिए कुछ गहने भी खरीदे। वो कहती, ये गहने तेरी दीदी ने अपनी शादी में पहने थे, अब तू इन्हें पहनेगी। मैं दीदी के गहने देखकर और रोने लगती। मैं सोचती, दीदी, तुम्हारी जगह मैं क्यों ले रही हूँ? ये गहने तुम्हारे लिए थे, मेरे लिए नहीं। मैं हर बार दीदी को याद करती और सोचती, अगर वो होती तो मुझे इस परंपरा के हवाले नहीं होने देती। बापू ने गांव के मंदिर में शादी की तारीख तय कर दी। उन्होंने पंडित जी से बात की और शादी के लिए मंडप सजाने की तैयारी शुरू कर दी। गांव के लोग शादी की तैयारियों में जुट गए। कोई मंडप की सजावट कर रहा था,
कोई खाने का इंतजाम कोई कर रहा मेहमानों था। की लिस्ट बना रहा था। गांव में उत्साह का माहौल था। लोग गीत गा रहे थे, ढोल नगाड़े बजा रहे थे और एक दूसरे को मिठाइयां बांट रहे थे। लेकिन मेरे लिए ये सब एक दुखद नाटक था। मैं हर दिन अपने कमरे में बैठकर रोती। मैं भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, मुझे इस शादी से बचाव। मैं ये सब नहीं करना चाहती। दीदी की तरह मरना नहीं चाहती। मेरी प्रार्थनाएं मेरे आंसुओं में बह जाती और मेरा डर हर पल बढ़ता जाता। शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी। एक दिन जीजा हमारे घर आए। मैं अपने कमरे में थी लेकिन माँ ने मुझे बुलाया। मैं डरते डरते बाहर गई। जीजा आंगन में बैठे थे। उनका हट्टा कट्टा शरीर, उनकी भारी आवाज़ और उनकी सख्त आंखें मुझे डराने लगीं। मैंने उनकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। माँ ने कहा, राधा राजेश से मिल, वो तुझसे बात करना चाहते हैं। मैं कांपते हुए उनके सामने खड़ी हुई। जीजा ने मुझे देखा और धीमी आवाज में कहा, मैं तेरा ख्याल रखूंगा। उनकी आवाज में एक अजीब सी सख्ती थी जो मुझे और डराने लगी। मैंने सिर्फ सिर हिलाया और चुपचाप अपने कमरे में वापस चली गई। मैंने दरवाज़ा बंद किया और रोने लगी। मैं सोचती, जीजा कहते हैं कि वो मेरा ख्याल रखेंगे, लेकिन मुझे उन पर भरोसा नहीं था। उनकी आंखों में वो प्यार नहीं था जो मैंने दीदी के लिए देखा था। उनकी बातों में वो गर्मजोशी नहीं थी जो दीदी की बातों में होती थी। मैं उनके साथ कैसे रहूंगी? मेरे मन में डर का साया और गहरा हो गया। जीजा अब अक्सर हमारे घर शादी की तैयारियों के बारे में बात करते। मैं उन्हें देखकर छिपने की कोशिश करती। मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे देखें, लेकिन माँ मुझे बार बार उनके सामने बुलाती। वो कहती, राधा, अब तू राजेश की बीवी बनने वाली है, उससे बात करने की आदत डाल। मैं चुपचाप उनकी बात मान लेती, लेकिन मेरा दिल हर बार डर से कांपता। जीजा की हर नज़र, उनकी हर बात और उनकी मौजूदगी मुझे डराने लगी थी। मैं सोचती वो 25 साल के हैं और मैं सिर्फ 12 साल की। वो इतने हट्टे कट्टे हैं और मैं इतनी नाजुक। मेरे मन में एक अजीब सा खौफ पैदा हो गया था जो मुझे हर पल खाए जा रहा था। मैंने अपनी सहेलियों मीना और सरिता को भी अपनी बात बताई। मैंने उनसे कहा, मीना, सरिता, मेरी शादी जीजा से होने वाली है। मैं बहुत डर रही हूँ, मैं ये नहीं करना चाहती। मीना ने मेरे हाथ पकड़कर कहा, राधा, तू इतनी छोटी है, ये शादी कैसे हो सकती है? सरिता ने कहा, हम शांति माँ ENM से बात करें, शायद वो कुछ कर सकें। मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया। मैं जानती थी कि गांव की परंपराएं और माँ बाप का फैसला उनके सामने भी बेकार था। मैंने अपनी सहेलियों से कहा, तुम बस मेरे लिए दुआ करो, शायद भगवान मेरी सुन ले। लेकिन मेरे दिल को पता था कि मेरी दुआएं भी इस परंपरा के सामने बेकार थीं। कुछ हफ्तों बाद वो दिन आ गया जिससे मैं सबसे ज्यादा डर रही थी। शादी का दिन था। माँ ने मुझे सुबह जल्दी उठाया और तैयार होने को कहा। उन्होंने मुझे वो लाल जोड़ा पहनाया जो उन्होंने मेरे लिए सिलवाया था। माँ ने मेरे बालों में गजरा लगाया, मेरे माथे पर बिंदियां सजाई और मेरे हाथों में चूड़ियां पहनाई। वो बार बार कहती, तू बहुत सुंदर लग रही है, तू आज दुल्हन बनेगी। लेकिन मैं चुप थी। मेरी आंखें आंसुओं से भरी थीं। मैं दुल्हन नहीं, एक डरी हुई बच्ची थी। मैंने माँ से आखिरी बार गुहार लगाई, माँ प्लीज़, मुझे ये शादी नहीं करनी, मैं बहुत डर रही हूँ, मैं जीजा के साथ नहीं रह सकती। माँ ने मुझे डांटा, राधा, अब चुप कर, मेहमान आ चुके हैं, मंडप तैयार है तुझे, अब ये करना ही होगा। गांव की परंपरा को तोड़ने की बात मत सोच। मैंने माँ की आंखों में देखा, लेकिन वहां मुझे कोई प्यार नहीं दिखा। उनकी आंखों में सिर्फ गांव की इज्जत और परंपरा की चिंता थी। मैं चुपचाप तैयार हो गई। मेरा दिल टूट चुका था। मैं सोचती, क्या मेरे माँ बाप को मेरा दर्द नहीं दिखता? क्या उन्हें मेरी मासूमियत नहीं दिखती? क्या उन्हें नहीं दिखता कि मैं अभी बच्ची हूँ? मंडप में मैं चुपचाप बैठी थी। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। जीजा मेरे बगल में बैठे थे। हट्टा कट्टा शरीर और सख्त चेहरा मुझे डराने लगा। मैं उनकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरे मन में बस एक ही बात थी, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। लेकिन मेरी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था। शादी की रस्में शुरू हुई। मैं हर रस्म को चुपचाप देख रही थी। जैसे ये मेरी शादी नहीं किसी और की हो।
जब जीजा ने मेरे माथे पर सिंदूर डाला तो मेरी आंखें बंद हो गईं। मेरे आंसू मेरे गालों पर बह रहे थे। मैं सोचती, दीदी तुम मुझे क्यों नहीं बचा सकी। मैं अब राजेश की बीवी बन गई थी। शादी के बाद गांव के लोग खुश थे। वो मुझे और जीजा को बधाई दे रहे थे। वो कहते, राधा तू अब राजेश की बीवी है, उसका घर संभालना। मैं उनकी बातें सुनती और चुप रहती। मेरे लिए ये बधाइयां नहीं, मेरे दर्द के ताने थे। मैं जीजा के साथ मुझे गले लगाया और कहा, राधा अब तू राजेश की बीवी है, उसका ख्याल रखना, गांव की परंपरा का मान रखना। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बस चुपचाप रो रही थी। मेरे मन में डर का साया और गहरा हो गया। मैं सोचती, मैं इस नए घर में कैसे रहूंगी, जीजा के साथ कैसे रहूंगी, मेरी जिंदगी अब क्या होगी। मैं एक ऐसी राह पर थी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। मेरा दिल टूट चुका था और मेरा बचपन मुझसे छीन चुका था। मैं एक डरी हुई बच्ची थी जो इस परंपरा के बोझ तले दब रही थी। शादी के बाद विदाई का समय लगाया और कहा, राधा अब तू राजेश की बीवी है, उसका घर संभालना, गांव की परंपरा का मान रखना। मैं चुपचाप रो रही थी। मेरे आंसू मेरे गालों पर बह रहे थे, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैं जानती थी कि मेरी बातों का अब कोई मतलब नहीं। बापू ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, राधा तू अब बड़ी हो गई है, अपने पति का ख्याल रखना। मैंने उनकी तरफ देखा, लेकिन मेरे मन में सिर्फ दुख और डर था। मैं सोचती, मैं अभी बच्ची हूं, मैं बड़ी कैसे हो गई, मैं अपने पति का ख्याल कैसे रखूं, जब मुझे खुद नहीं पता कि मेरा क्या होगा। मेरी सहेलियां मीना और सरिता मुझे विदा करने आई थीं। उन्होंने मुझे गले लगाया और उनकी आंखें भी नम थीं। मीना ने धीरे से कहा, राधा तू हिम्मत रखना, हम तेरे लिए दुआ करेंगे। मेरे पास बोलने के लिए मैंने सिर्फ शब्द नहीं हिलाया। मैं राजेश के साथ उनके घर के लिए निकल पड़ी। गांव के लोग मुझे बधाई दे रहे थे। वो कहते, राधा तू अब राजेश की बीवी है, उसका घर संभालना। लेकिन मेरे लिए ये बधाइयां मेरे दर्द के ताने थीं। मैंने अपने लाल जोड़े में सिर झुकाए रखा। मैं बार बार दीदी को याद कर रही थी। मैं सोचती, दीदी तुम होती तो मुझे इस आग में नहीं धकेलने देती। राजेश मेरे साथ चुपचाप चल रहे थे। उनकी भारी आवाज और हट्टा कट्टा शरीर मुझे डराने लगे। मैं उनकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मेरे मन में एक अजीब सा खौफ था। मैं सोचती, मैं इस नए घर में कैसे रहूंगी, राजेश के साथ कैसे रहूंगी, मेरी जिंदगी अब क्या होगी। राजेश का घर मेरे घर से कुछ ही दूरी पर था। ये वही घर था जहां दीदी रहती थी। मैं यहाँ कई बार अपनी बनाई खीर खिलाती थी, मेरे साथ हंसती थी और मुझे अपनी शादी की कहानियां सुनाती थी। लेकिन आज ये घर मेरा था और मैं यहाँ उनकी जगह लेने आई थी। घर में घुसते ही मुझे दीदी की याद और सताने लगी। दीदी की तस्वीर दीवार पर टंगी थी। उनकी मुस्कान देखकर मेरी आंखें भर आईं। दीदी तुम मुझे बचाओ, मैं तुम्हारी जगह नहीं लेना चाहती। लेकिन मेरी पुकार अनसुनी रह गई। घर में दीदी की हर चीज मुझे उनकी याद दिला रही थी। उनका सजा हुआ आंगन, उनकी रसोई और वो छोटा सा बगीचा जहां वो फूल लगाया करती थीं। ये घर दीदी का था। मैं यहाँ उनकी जगह कैसे ले सकती हूँ। राजेश की माँ यानी मेरी सास ने मेरा स्वागत किया। वो मुझे गले लगाकर बोली, राधा तू अब इस घर की बहू है, तू रानी की जगह लेगी इस घर को संभालना। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल और भारी हो गया। मैं सोचती, मैं दीदी की जगह कैसे ले सकती हूँ, मैं तो अभी बच्ची हूँ। सास ने मुझे घर दिखाया। वो मुझे रसोई, आंगन और बाकी कमरे दिखाने लगी। वो बार बार कहती, राधा ये रानी का बहुत प्यारा घर था, अब तू इसे संभालेगी। मैं चुपचाप उनकी बातें डर से भरा था। मैं सोचती, मैं ये सब कैसे करूँगी। मैं तो अभी स्कूल जाती थी, अपनी सहेलियों के साथ खेलती थी। मैं ये घर कैसे संभालूंगी। शाम ढलने के बाद सास ने मुझे एक कमरे में ले जाकर कहा, राधा तू यहाँ आराम कर, आज तुम्हारी थोड़ी देर में आएगा। उनकी बात सुनकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। सुहागरात, ये क्या होता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मेरा मन डर से भर गया। सास ने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं उस खूबसूरती से सजे कमरे में बैठी थी।
कमरा फूलों से सजा था और बिस्तर पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी थीं। दीवान पर रंग बिरंगे तकिए रखे थे और दीवार पर छोटी छोटी लाइटें टिमटिमा रही थीं। लेकिन मेरे लिए यह सब डरावना था। मैं बिस्तर पर बैठी रही, अपने लाल जोड़े में सिर झुकाए। मेरे हाथ कांप रहे थे और मेरा बार बार सोचती जोर जोर से धड़क क्या होती है। मुझे याद आया कि शादी से पहले पड़ोस की एक आंटी ने मुझसे कहा था, राधा, सुहागरात तुम्हारी जिंदगी की सबसे खास रात होगी। लेकिन उनकी बातों में एक अजीब सी मुस्कान थी जो मुझे डराने लगी थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो खास रात क्या होगी। मेरे मन में एक अनजाना खौफ था। मैं सोचती, क्या राजेश मेरे साथ कुछ गलत करेंगे? क्या वो मुझे चोट पहुंचाएंगे? मैं सिर्फ 12 साल की हूं। मेरे पीरियड भी अभी ठीक से शुरू नहीं हुए हैं। मैं ये सब कैसे सहूंगी? मैंने सुना था कि मर्द औरतों के साथ कुछ गलत करते हैं। मैं डर रही थी कि कहीं राजेश मेरे साथ कुछ ऐसा न करें जिससे मेरा शरीर और मन दोनों टूट जाएं। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मुझे बचाओ। मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की। मैंने दीदी की तस्वीर को याद किया और मन ही मन कहा, दीदी, तुम मुझे हिम्मत दो। मैं बहुत डर रही हूं, लेकिन मेरा डर कम नहीं हो रहा था। मैं राजेश के बारे में सोचती और मेरा खौफ बढ़ता जाता। और उनकी सख्त आंखें, वो 25 साल मुझे डराती थीं, हट्टे कट्टे। मैं उनकी भारी आवाज और उनके लंबे चौड़े कद को याद करती और मेरा शरीर कांपने लगता। मैं सोचती, मैं इतनी छोटी और नाजुक हूं, अगर उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत किया तो मैं क्या करूंगी? मैंने सुना था कि सुहाग रात को पति पत्नी एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं थी। मैं नहीं चाहती थी कि राजेश मेरे करीब आए। मैं बस चाहती थी कि ये रात किसी तरह बीत जाए। काफी देर तक मैं बिस्तर पर बैठी रही। मेरे आंसू मेरे गालों पर बह सोच रही थी कि ये रात मेरे लिए क्या लाने वाली है। मेरे मन में डर का साया इतना गहरा था कि मैं सांस भी ठीक से नहीं ले पा रही थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। मैंने डरते डरते सिर उठाया। राजेश कमरे में दाखिल हुए। उनका शरीर और सख्त चेहरा देखकर मेरा दिल और तेजी से धड़कने लगा। मैंने अपनी आंखें झुका लीं। मैं उनकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मेरे मन में बस एक ही बात थी, अब क्या होगा? मैंने अपने आप को सिकोड़ लिया और बिस्तर के एक कोने में सिमट गई। मेरा शरीर और मेरी सांसें रुक रही थीं। राजेश मेरे सामने बिस्तर पर बैठ गए। उनकी मौजूदगी मुझे और डराने लगी। मैं सोच रही थी कि अब वो मेरे करीब आएंगे, मेरे साथ कुछ गलत करेंगे। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी। लेकिन जो हुआ वो मेरी सोच से बिल्कुल उल्टा था। राजेश ने कुछ देर तक चुपचाप मुझे देखा और फिर उनकी आवाज़ सुनाई दी, लेकिन ये आवाज़ उनकी भारी और सख्त आवाज़ नहीं थी। ये एक टूटी फूटी कांपती आवाज़ थी। मैंने डरते डरते आंखें खोलीं। मैंने जो देखा उसने मुझे हैरान कर दिया। राजेश रो रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे और उनका चेहरा दुख से भरा था। उनके कंधे झुके हुए थे और उनकी सख्ती कहीं गायब हो चुकी थी। मैं सन्न रह गई। मैंने सोचा था कि राजेश मेरे साथ कुछ गलत करेंगे, मुझे डराएंगे या मुझ पर अपनी ताकत दिखाएंगे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। मेरे मन में डर के साथ साथ अब हैरानी भी थी। राजेश ने अपनी आंखें पोंछीं और धीमी आवाज में कहा, राधा, तू डर मत, मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं चुप रही। मेरे पास उनकी तरफ देख रही थी कोई शब्द और मेरा मन सवालों से भर गया। राजेश ने फिर बोलना शुरू किया। उनकी आवाज में दुख और पछतावा था। उन्होंने कहा, राधा, मुझे पता है कि तू बहुत छोटी है। तुझे इस शादी के लिए मजबूर किया गया है। मैं भी ये शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन गांव की परंपरा और तेरे माँ बाप के दबाव ने मुझे मजबूर कर दिया। मैं रानी को बहुत प्यार करता था। वो मेरी जिंदगी थी। उसके जाने के बाद मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मैं तुझे उसकी जगह नहीं दे सकता और ना ही तुझसे वो सब चाहता हूं जो एक पति अपनी पत्नी से चाहता है। बातें सुनकर हैरान थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि राजेश मेरे डर को समझेंगे। मैंने हमेशा उन्हें एक सख्त और डरावने इंसान के रूप में देखा था, लेकिन उनकी आंखों में
वो दुख और पछतावा था जो मुझे सोच में डाल रहा था। राजेश ने आगे कहा, राधा, तुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। मैं तुझे वादा करता हूं कि जब तक तू बड़ी नहीं हो जाती और अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेती, मैं तुझसे कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाऊंगा। तू टेंशन मत ले, तू इस घर में मेरी बहन की तरह रहेंगी। मैं तेरा ख्याल रखूंगा। मेरे कानों में लेकिन उनकी मेरा बातें दिमाग गूंज उन्हें रही थी। समझने की कोशिश कर रहा था। मैंने सोचा था कि राजेश मेरे साथ कुछ गलत करेंगे, मुझे चोट पहुंचाएंगे, लेकिन वो मेरी पढ़ाई की बात कर रहे थे। वो मुझे बहन की तरह रखने की बात कर रहे थे। मेरे मन में एक अजीब सी राहत थी, लेकिन डर अभी भी पूरी तरह गया नहीं था। क्या मैं उनकी बात पर भरोसा करूं? क्या वो सच बोल रहे हैं? क्या वो सचमुच मुझे चोट नहीं पहुंचाएंगे? मेरे मन में सवालों का तूफान था, लेकिन उनकी आंखों में वो दुख और ईमानदारी थी जो मुझे थोड़ा सुकून दे रही थी। मैं चुप रही। मैंने सिर्फ सिर हिलाया। राजेश ने फिर बोलने के लिए कुछ नहीं था। राधा, तू सो जा। तुझे आराम की जरूरत है। मैं बाहर हूं, तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। वो उठे और कमरे से बाहर चले गए। मैं बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं बार बार उनकी बातों के बारे में सोच रही थी। क्या राजेश सचमुच मेरी पढ़ाई पूरी होने तक इंतजार करेंगे? क्या वो सचमुच मुझे चोट नहीं पहुंचाएंगे? मेरे मन में एक नई उम्मीद जागी थी, लेकिन डर अभी भी मेरे साथ था। मैंने दीदी की तस्वीर को याद किया और मन ही मन कहा, दीदी, क्या ये तुमने मेरे लिए किया? क्या तुमने राजेश को मेरे लिए बदला? शायद दीदी की आत्मा मेरे साथ है। शायद वो मुझे इस अंधेरे रास्ते में रास्ता दिखा रही है। मेरे मन में एक अजीब सा सुकून था, लेकिन साथ ही एक अनिश्चितता भी थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरी जिंदगी अब क्या मोड़ लेगी। जो गांव की परंपरा के बोझ तले दबी थी, मेरी जिंदगी अब राजेश के वादे पर टिकी थी। मैं नहीं जानती थी कि ये वादा सच होगा या नहीं। मैं बस इतना जानती थी कि मेरे मन में अभी भी डर था, लेकिन अब उस डर के साथ एक छोटी सी उम्मीद भी थी। उस रात मैं अपने देर तक सपनों के बारे में सोच रही थी। मैं सोचती, क्या मैं फिर से स्कूल जा पाऊंगी? क्या मैं अपनी सहेलियों मीना और सरिता के साथ फिर से हंस पाऊंगी? क्या मैं अपनी किताबों को फिर से छू पाऊंगी? मैंने हमेशा डॉक्टर बनने का सपना देखा था। मैं चाहती थी कि मैं अपने गांव के हर बीमार इंसान का इलाज करूं, लेकिन गांव की परंपरा ने मेरे सारे सपने छीन लिए थे। मैं सोचती, क्या राजेश का वादा मेरे सपनों को वापस ला सकता है? क्या मैं फिर से वही राधा बन पाऊंगी जो स्कूल में शांतिमां ईनम की तारीफ सुनकर गर्व से मुस्कुराती थी? पोछा और मन ही मन फैसला किया। मैंने सोचा, अगर राजेश ने सचमुच मुझे पढ़ने का मौका दिया तो मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी। मैं अपने सपनों को फिर से जीवित करूंगी। मैं अपने लिए, अपनी दीदी के लिए और अपने गांव की उन सारी लड़कियों के लिए बोझ तले दब रही है। मैंने दीदी की तस्वीर को याद किया और कहा, दीदी, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं तुम्हारी तरह मजबूत बनूंगी। मैं अपने सपनों को पूरा करूंगी। मेरे मन में एक नया विश्वास जागा था। मैं जानती थी कि मेरा रास्ता आसान नहीं होगा। मैं अभी भी राजेश के घर में एक अजनबी थी। मैं अभी भी उस परंपरा के साए में थी जिसने मेरे बचपन को छीन लिया था, लेकिन राजेश के वादे ने मेरे मन में एक छोटी सी रोशनी जलाई थी। मैं सोचती, शायद ये रोशनी मुझे मेरे सपनों तक ले जाए। शायद ये रोशनी मुझे मेरी खोई हुई आंखें वापस दे दे। और दीदी की मुस्कान को याद किया। मैंने मन ही मन कहा, दीदी, तुम मेरे साथ होना, तुम मुझे हिम्मत देना। मैं तुम्हारे लिए, अपने लिए और अपने सपनों के लिए लड़ूंगी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू में एक नई दुख के नहीं थे, एक नया विश्वास था। मैं जानती थी कि मेरी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं होगी। मैं 112 साल की बच्ची थी जिसे एक ऐसी जिम्मेदारी दी गई थी जिसके लिए मैं तैयार नहीं थी, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं हार नहीं मानूंगी। मैं अपने सपनों को फिर से सजाऊंगी। मैं अपनी दीदी की तरह मजबूत बनूंगी। मैं अपनी जिंदगी को फिर से रंगीन बनाऊंगी। मेरे मन में डर अभी भी था, लेकिन अब उस डर के साथ एक नई हिम्मत भी थी। मैंने दीदी की तस्वीर को अपने दिल में बसाया और खुद से वादा किया, राधा, तू मजबूत बन, तू अपने सपनों को जीवित रख, तू हार मत मान। दोस्तों,
वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर